ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। आज मैं नोटेबिलिटी की जगह एक और ऐप यूज़ कर रहा हूँ ताकि वो जो जूम के इश्यूज हैं जो लोगों ने कुछ बताए हैं कि वो स्क्रीन छोटी सी होती है और चीज़ें बहुत सारी लिखने वाली होती हैं। सो लेट्स सी कि ये वाली ऐप कैसी जाती है। ओके, सो in our last lecture we actually finished the topic of least square and minimum norm solution of ax is equal to y। हम उसके ऊपर दोबारा जाएंगे और वो जो हमने दो एक्सप्रेशन डिराइव किए थे, वन वाज फॉर लीस्ट स्क्वायर एंड अदर वन वाज फॉर मिनिमम नॉर्म सॉल्यूशन, उनको हम दोबारा से डिराइव करेंगे यूजिंग ऑप्टिमाइजेशन मेथड। ठीक है, जिसमें वो जो नॉलेज ऑफ स्पेसेस है वो बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, बट आफ्टर डूइंग this topic, which is eigenvalue decomposition and singular value decomposition of matrix. So now what we have again, when we deal with matrices, for example, in solving ax is equal to y, we suppose this is m cross n matrix. ठीक है, so whenever we do matrices we have to perform a number of operations. For example, in order to get x we have to find pseudo inverse. So if A is tall, its left pseudo inverse will exist, which is defined as A transpose A whole inverse into A transpose. ठीक है, so these are operations which are being performed on matrix A, कि आप पहले उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, उसको फिर A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर उस मैट्रिक्स का इन्वर्स ले रहे हैं. So these are very computationally expensive methods. फॉर एग्जाम्पल जब आप इन्वर्स कंप्यूट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशंस चाहिए होती हैं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपने मेट्रिसेस को, फॉर एग्जांपल इन दिस केस, हम मेट्रिसेस को कैन वी डीकम्पोज इट इनटू सम सिंपलर मेट्रिसेस जिनके साथ डील करना आसान हो. तो आइगन वैल्यू डीकम्पोजिशन इज द फर्स्ट टूल जो कि हमें ये अलाउ करता है कि हम एक मैट्रिक्स पकड़ें. सो नाउ आवर मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर नहीं होगा तो उसको भी डील करने का तरीका है, दैट इज सिंगुलर वैल्यू डीकम्पोजिशन. वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे होपफुली. सो टेक दिस मैट्रिक्स एंड देन डीकम्पोज इट. सो डीकम्पोज इट इनटू simpler matrices, product of simpler matrices. कैसे? So the tool that we will be using is based on eigenvalues and eigenvectors of a matrix. So let's revisit them and let's focus on square matrices. So A is square matrix in this discussion. So that will be the focus of our today's lecture. So what are the eigenvalues and eigenvectors of a matrix? So for every square matrix, remember we said that we can view matrix as something which is a linear operator. So this linear operator takes as some inputs and returns as some outputs. ठीक है, जो इनपुट लेगा वो भी आपके पास वेक्टर्स होंगे और जो रिटर्न करेगा वो भी आपके पास क्या होंगे, वेक्टर्स होंगे, राइट. सो फॉर एग्जांपल इन ax is equal to y, so as a side note, in ax is equal to y, so a takes x as input and returns us y. ठीक है, हमें पता है कि ax is equal to y में जो x है ये कहाँ से आ रहा होता है, this comes from range space of adjoint of a. और y जो है वो कहाँ पे जा रहा होता है, y goes into range space of a. ये हम अब देख चुके हैं चीजें. तो एक स्पेस में से एक वेक्टर को लेते हैं और दूसरी स्पेस में हमें एक वेक्टर रिटर्न कर देते हैं. दैट इज व्हाट एनी मैट्रिक्स डज टू वेक्टर्स. अब ये जो इनपुट पे मैट्रिक्स वेक्टर ले रहा है ए, इनमें से कुछ वेक्टर्स ऐसे होंगे कि जब हम इनको देंगे, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ वेक्टर, वी लेट्स कॉल इट ई व्हिच हैज दिस ओरिएंटेशन. जब भी मैं इसको इनपुट दूंगा
तो ये ए इसकी ओरिएंटेशन नहीं चेंज करता, इसको वैसे ही रखेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी जो है वो थीटा ही होगा। सिंपली इस मैट्रिक्स को या छोटा कर देगा या उसकी लेंथ बढ़ा देगा। ठीक है, इस तरह के भी कुछ मैट्रिसेस होंगे। ये जो मैट्रिसेस हैं दीज आर आइगन वेक्टर्स ऑफ ए। ठीक है, और इसको हम लिखते कैसे हैं कि व्हेन एवर ए विल टेक ई, तो ये क्या करेगा, हमें ई ही रिटर्न करेगा, सिंपली मल्टीप्लाइड बाय सम स्केलर लैम्डा। इफ लैम्डा इज लार्जर देन 1 तो आपका जो आउटपुट पे वेक्टर है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू इनपुट वेक्टर, और अगर जो है वो लैम्डा लेस देन 1 है और पॉजिटिव है तो उसकी लेंथ जो है वो कम हो जाएगी, और लैम्डा अगर नेगेटिव है तो सिंपल एक रिवर्स करेगा, लेकिन रहेगा वो फिर भी उसी थीटा के ऊपर ही, उसी स्पेस के अंदर ही, चलिए आप इसको यूं कह लें। सो ऑल ऑफ दीज वेक्टर्स दे आर कॉल्ड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, सो दिस ई इज कॉल्ड आइगन वेक्टर ऑफ ए and this corresponding lambda is called eigen value of A. So now the next question is, how many of these eigenvectors and eigenvalues exist for a square matrix n cross n, and how can we find them? So we can find them first by simply using this equation. So I can simply rewrite this equation as AE minus lambda E equal to 0, which means A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स बन गया into E is equal to 0, right? Now this is a new matrix A minus lambda I. So A minus lambda I into E is equal to 0. तो हम ये जो न्यू मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स की नल स्पेस में से देख रही हैं, ये वेक्टर जो E है वो इस न्यू मैट्रिक्स की नल स्पेस में से आएगा। ठीक है, सो व्हाट डू वी वांट, वी वांट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स टू बी 0, ताकि हम जो देख सकें कि जो है ये लैम्डा क्या है और उसके करस्पॉन्डिंग ई क्या है। सो how do we call we make a characteristic polynomial, we say p of lambda, so this is a polynomial that is equal to determinant of this new matrix which is A minus lambda I, and we put it equal to 0. So this is n dimensional polynomial. अभी एक एग्जांपल देखते हैं। It is called characteristic equation of A, not A minus lambda I. So this is called characteristic equation or polynomial of A. So this is unique for a matrix. Given a matrix, there is only one characteristic polynomial. अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो एक पोलिनोमियल आएगा लाइक दिस लैम्डा एन, सो अल्फा एन लैम्डा एन प्लस अल्फा एन माइनस 1 लैम्डा एन माइनस 1 प्लस सो ऑन इक्वल टू 0। हमारे पास इस तरह का एक पोलिनोमियल आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की कितनी वैल्यूज आएंगी, एन वैल्यूज आएंगी लैम्डा की। ठीक है, उनको हम लेबल कर लेंगे फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 2 टिल एन। अब ये जो लैम्डा की वैल्यूज आई हैं दे कंटेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ए। उसको हम आज थोड़ा सा एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे कि वो किस टाइप की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और फिर देखेंगे कि उसको फर्दर हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं टुवर्ड्स मैट्रिसेस व्हिच आर नॉट स्क्वायर मैट्रिसेस। तो यहाँ पे अगर आपने कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कर लें। तो आई एम टेकिंग अ पॉज हियर, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो वो भी आप लोग पूछ लें। हाँ जी मोहसिन सर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, ये सारा ई कुछ की यही है, डिस्क्रिप्शन। अच्छा सारा कुछ यही है जो आपके सामने सर, है। डेट इन टर्म्स ऑफ डेटा सर, इस ऑपरेशन की सिग्निफिकेंस क्या है ईवीडी की? व्हाई डू वी डीकंपोज ए? आप थोड़ा लेट आए हो। मैं यही समझा रहा था कि जब आपके पास मैट्रिसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल ये इन सिंपली ए एक्स इज इक्वल टू वाई में आपके पास ये मैट्रिक्स ए है,
तो we need to perform many operations. For example, we have to compute pseudo inverse. तो ये एक एग्जांपल है. इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा operations हैं which you need to perform on matrices. So performing these operations directly on a matrix is usually computationally expensive. तो अगर हम उसको डिवाइड कर दें, ए को डिकम्पोज कर दें इनटू सम सिंपलर मैट्रिसेस, जैसे अभी हम देखेंगे कि ईवीडी प्रोवाइड्स अ वे टू डिकम्पोज मैट्रिसेस इनटू सिंपलर मैट्रिसेस, तो हम अपनी जो कंप्यूटेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं. Moreover, it also tells a lot about A, its fundamental spaces. ठीक है, the operation that it performs on any matrix or when it is multiplied by another matrix. ठीक है, so there is actually a lot of information जो कि हमें ये matrix decomposition देगी. Right, sir. Okay, so any other question? सर ये जो ए ई माइनस लेमडा ई इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें फिर आई कहाँ से आया लेमडा के साथ? देखो ना, ये मैट्रिक्स, ये आपके पास वेक्टर है ना, a इंटू ई वेक्टर है. जी सर. ठीक है, दिस इज n क्रॉस 1, ये भी n क्रॉस 1 वेक्टर है. तो अगर आप इसमें से e को कॉमन लोगे, n क्रॉस 1 कॉमन हो गया, तो अंदर अब स्केलर तो नहीं बचेगा ना, अंदर क्या बचना है, एक मैट्रिक्स ही बचेगा ना. बिल्कुल. तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, a माइनस लेमडा, यहाँ पे आइडेंटिटी इनटू एनीथिंग इज एनीथिंग. ठीक, दैट इज व्हाई वी हैव दिस लेमडा i. ओके जी. सो लेट्स सी कि अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमने ये देखना है कि कितनी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स हैं. ठीक है, n आइगन वैल्यूज आएंगी, हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कुछ आइगन वेक्टर्स आएंगे. तो फिर हमने क्या करना है, उनको सॉल्व करना है. तो लेट्स डू एन एग्जांपल, और फिर उससे मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझाता हूँ which are related to multiplicity. So suppose we have a equal to, so 7 minus 15, 2 minus 4, so this is 7. ठीक है, so we need to find its eigenvalues and eigenvectors. So we have first our हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने अपना नया मैट्रिक्स बनाना है. दैट नया मैट्रिक्स इज a माइनस लेमडा आई. ये जो नया मैट्रिक्स आएगा ना, इसकी नल स्पेस में से हमने आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, इस मैट्रिक्स के नहीं बल्कि a के. सो a माइनस लेमडा आई विल बी, सो इसमें से आप लेमडा आई सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो यू विल गेट 7, 2 माइनस 15 माइनस 4, और फिर माइनस लेमडा आई क्या होगा, लेमडा 0 0 लेमडा. दैट इज a माइनस लेमडा आई. जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट 7 माइनस लेमडा माइनस 15, 2 माइनस 4 माइनस लेमडा. ठीक है, ये आपके पास एक नया मैट्रिक्स है. अभी जो नया मैट्रिक्स है इसका आपने डिटर्मिनेंट लेना है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई, so that determinant will be equal to 7 minus lambda multiplied by minus 4 minus lambda, and then minus minus, so yes, minus minus plus, so you will get 30. और इसको आपने इक्वल टू 0 करना है, बिकॉज वी हैव टू लुक फॉर अ वेक्टर इन नल स्पेस, जो कि उसी वक्त आएगा जब ये सिंगुलर होगा. सो अब इसको मल्टीप्लाई कर दें. सो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट पॉलिनोमियल विच विल बी लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0. ये आपके पास पॉलिनोमियल आ जाएगा. उसी तरीके से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको सॉल्व करें, तो यू विल गेट लैम्डा 1 इक्वल टू 2 एंड लैम्डा 2 इक्वल टू 1. आपके पास ये दो आइगन वैल्यूज आ गई इस करैक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करके. अब इसके करिस्पॉन्डिंग भी आपके पास एक आइगन वेक्टर होगा, और लैम्डा 2 के करिस्पॉन्डिंग भी आपके पास एक आइगन वेक्टर होगा. तो लैम्डा 1 वाले को मैंने E1 कह दिया.
और जो लैम्डा 2 वाला है उसको E2 कह दिया। ठीक है, नाउ वी हैव टू गो बैक और हमने जो हमारी इक्वेशंस थी उनको हमने क्या करना है, वहां से E1 E2 फाइंड करना है। सो फॉर E1 just a moment because this is a new app, so okay, please stay with me. Okay, sorry. So in order to find E1, we have to form A minus lambda 1 into I into E1 equal to 0. ठीक है? And in order to find E2, we have to form A minus lambda 2 into I into E2 equal to 0. जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी वही हमने यूज करनी है। So अब lambda 1 हमें पता है, we can make this equation. So A is 7 2 minus 15 minus 4 और lambda 1 I क्या बन जाएगा? So lambda 1 is 2, so this will be 2 0 0 2 new matrix and then E1 equal to 0. ठीक है, so आप इसको simplify करें, you will get 5 so 7 minus 2 5 minus 15 2 and minus 6. ठीक है, ये आपके पास नया मैट्रिक्स होगा। E1 को आप ऐसे लिख लें, E1 E2 इक्वल टू 0। अब आपने ये सिस्टम सॉल्व करना है। यहाँ तक बच्चे कर लेते हैं, आगे आके फंस जाते हैं। दोनों जो इक्वेशंस हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगी आपके पास, सिर्फ इसका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो कोई सी एक इक्वेशन ले लें आप। सो फॉर एग्जांपल आई कैन राइट 5 टाइम्स E1 इज इक्वल टू 15 टाइम्स E2। ठीक है, तो अगर मैं E1 को, so it means E2 is equal to E1 over 3। ठीक है, तो अगर मैं E1 को सेट कर दूं इक्वल टू 3 तो E2 आ जाएगा 1। ये आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो जो स्पेस है वो वही रहेगी। तो आपने उसमें से कोई एक वेक्टर लेना है। तो यहाँ से वी गेट आवर फर्स्ट आइगन वेक्टर E1 इक्वल टू, सो आपने उसका ख्याल रखना है, ये 3 1 आ जाएगा। सिमिलरली जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपके पास दूसरा आइगन वेक्टर आएगा। लेट्स राइट इट डायरेक्टली, आप लोग करके इसको वेरीफाई कर लेंगे। E2 आ जाएगा आपके पास 5 2। ठीक है, सो दिस वन इज अगेन करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 इक्वल टू 2 एंड दिस वन इज अगेन करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 2 इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई A की, राइट। नाउ how do we do eigenvalue decomposition? So eigenvalue decomposition is actually simpler. Okay, so just forget about it. So we have A, which was
7 2 -15 एंड -4। तो इसके हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गई, वो क्या है? तो जब हमने सॉल्व किया किसको, so when we solved AE equal to lambda E, we obtained lambda 1 equal to 2, lambda 2 equal to 1। इसके corresponding first eigen vector आ गया, that was equal to, let me remember, 3 1। और इसके corresponding second eigen vector आ गया, that was 5 2। ये आपने कर लिया। Now we have to do eigenvalue decomposition। तो कैसे करेंगे? हम फिर इसी इक्वेशन को यूज करेंगे। ये देखें, तो मैं इसको लिख सकता हूँ AE1 is equal to lambda 1 E1। ठीक है, बीच में मैंने जगह छोड़ दी थोड़ी सी, और मैं दूसरी इक्वेशन भी इधर ही लिख देता हूँ, मैं स्टैक कर रहा हूँ इनको। AE2 इक्वल टू lambda 2 E2। अब ये मैट्रिक्स बन गया मेरे पास, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, और ये मेरे पास एक दूसरा मैट्रिक्स बन गया, इनको मैंने स्टैक कर दिया। सो एज सुन एज आई हैव स्टैक्ड देम, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें से लेट्स टेक ए कॉमन। तो इसमें से अगर मैं ए कॉमन लूँ तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएंगे, ए के आइगन वेक्टर्स E1 E2। ठीक है, और यहाँ पे अब मैंने अगेन आई वांट E1 E2। ठीक है, तो मुझे lambda 1 और lambda 2 का कुछ करना पड़ेगा। सो द ओनली वे दैट वी कैन डू इज E1 E2 अलहदा कर लो and put these lambda 1 lambda 2 in a diagonal matrix। ठीक है, अब जब आप राइट हैंड साइड पे इन दो मेट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट lambda 1 टाइम्स E1 और lambda 2 टाइम्स E2। नाउ लेट्स गिव देम अ नेम। तो ये मैट्रिक्स दोनों साइडों पे एक जैसा है, सो लेट्स कॉल इट A into S is equal to S into capital lambda। तो अब हमें पता है कि हर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है। सो A इज आवर ओरिजिनल मैट्रिक्स विच इज n क्रॉस n। S क्या है? S हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका साइज अगेन n क्रॉस n है, और S के कॉलम्स क्या हैं? S के कॉलम्स हैं A के आइगन वेक्टर्स। ठीक है, इस साइड पे भी वही S है, n क्रॉस n। लैम्डा हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और उसकी डायगोनल एंट्रीज पे क्या पड़ी हुई हैं? हमारे A की आइगन वैल्यूज। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर यहाँ पे lambda 1 रखी है तो lambda 1 का करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर पहले पड़ा हुआ। lambda 2 अगर पहले रख देंगे तो E2 पहले आ जाएगा, E1 बाद में आ जाएगा। सो इस आपने जो पोजीशन है, जो एक दूसरे की रिलेटिव ओरिएंटेशन है आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स की, उसका ख्याल रखना है व्हेनेवर यू आर फॉर्मिंग दिस आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन। तो अब मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूँ। अब मेरे पास देखें, सो नाउ आई कैन राइट A इक्वल टू, इस S को मैं उधर ले जाता हूँ, इस S को मैं जैसे ही उधर लेके जाऊंगा, व्हाट विल आई गेट? आई विल गेट S लैम्डा जो कि पहले लिखा हुआ है इनटू ये वाला इधर आके इनवर्स हो जाएगा। A equal to S lambda, capital lambda, so this symbol is capital lambda, S inverse। That is our eigenvalue decomposition of square matrix A। देख रहे हैं आप, आपने एक मैट्रिक्स को प्रोडक्ट ऑफ 3 मैट्रिसेस में ब्रेक कर दिया। उन 3 मैट्रिसेस में से एक मैट्रिक्स S है जो कि A के आइगन वेक्टर से बना हुआ है, दूसरा मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है जो कि उसकी आइगन वैल्यू से बना हुआ है, और तीसरा मैट्रिक्स जो है वो आइगन वेक्टर्स वाले मैट्रिक्स का इनवर्स है। नाउ माय क्वेश्चन इज, ये जो S इनवर्स है ये एग्जिस्ट करेगा? हाउ आर वी श्योर कि S इनवर्स एग्जिस्ट करेगा हमेशा? मोहसिन, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की वजह से।
स्क्वायर मैट्रिक्स की वजह से स्क्वायर मैट्रिक्स रैंक डेफिसिट भी तो हो सकता है नाजिश। इसके जो कॉलम्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्यों? क्योंकि जो आइगन वेक्टर्स हैं वो स्पैन कर रहे हैं नल स्पेस को, तो जो स्पैनिंग वेक्टर्स होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। एक्सीलेंट। हम आइगन वेक्टर्स एक वेक्टर स्पेस में से निकाल रहे हैं, ठीक है। वेक्टर स्पेस क्या थी? a माइनस लैम्डा आई। तो वो जो वेक्टर स्पेस की हम बेसिस उठा रहे हैं, एक केस में एक वेक्टर स्पेस थी, दूसरे केस में दूसरी वेक्टर स्पेस थी। अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट होते, ठीक है, तो वो एक ही वेक्टर स्पेस में होते, तो आपकी वो डिफरेंट स्पेस ना होती। क्योंकि ये दोनों डिफरेंट स्पेस में से आ रहे हैं, तो आपके जो आइगन वेक्टर्स हैं दीज विल ऑलवेज बी linearly independent if and only if their corresponding lambda is not equal to 0। ठीक है, अगर उनके corresponding lambda not equal to 0 है तो ये हमेशा linearly independent रहेंगे, तो फिर हमारे पास S इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इस एग्जांपल को कंक्लूड कर लें, फिर इसके ऊपर जरा दोबारा आते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ आइगन वेक्टर्स के ऊपर। सो फॉर एग्जांपल इन दिस एग्जांपल आई कैन ऑलवेज राइट a इक्वल टू, तो आपके पास s है, s बना लें आप 3 1 5 2, कैपिटल लैम्डा बना लें 2 0 0 1, और फिर 3 1 5 2 का इनवर्स। सो इनवर्स ऑफ जो भी आएगा 3 1 5 2 इसका इनवर्स, ये आप कंप्यूट कर लें। इनवर्स यहाँ पे लिख दें, इन तीनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट ए। दिस इज एग्जैक्ट, देयर इज नो अप्रोक्सीमेशन इन आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन, दिस इज एग्जैक्ट थिंग। okay, I am coming to that point, Rabia. Okay, what will happen if there are repeated eigenvalues? That is exactly the point of discussion that makes things much more complicated. So first of all, let's rewrite rank of our matrix in terms of eigenvalues. So rank of A, which we have studied, R, is always equal to number of non-zero lambda of A. तो A की जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं कितनी है? टोटल n होंगी, उनमें से कितनी नॉन जीरो हैं? दैट इज द रैंक ऑफ योर मैट्रिक्स, ठीक है। So that is first thing that you need to remember. Second thing, based on this, we have what we call algebraic multiplicity of lambda I, ठीक है। So suppose आपके पास एक मैट्रिक्स A है which is square matrix n cross n। तो हुआ ये कि जब आपने इसकी आइगन वैल्यूज निकाली, सो जब आपने इसकी आइगन वैल्यूज निकाली तो आपके पास एक लैम्डा 1 आई, देन यू हैव लैम्डा 2 टिल लैम्डा, सो लैम्डा 1 आ गई आपके पास 3 टाइम्स, ठीक है। लैम्डा 2 आ गई 1 टाइम्स, और फिर आगे जितनी भी हैं आपने टोटल n पूरी करनी है, बाकी सारी 1 टाइम्स आ गई, सच दैट के इन 3 + 1 जितनी दफ़ा भी इनको ऐड करेंगे तो आपको n मिलना चाहिए। तो कोई भी एक आइगन वैल्यू जितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, दैट इज कॉल्ड इट्स algebraic multiplicity. So if we say that algebraic multiplicity of every lambda I is denoted by ni, तो lambda 1 की जो algebraic multiplicity है that is 3। ये सिंपली ये बता रही है कि कोई भी एक आइगन वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, और जो n2 होगा दैट इज इक्वल टू 1 एंड सो ऑन, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है algebraic multiplicity का। Now we have a relatively difficult concept which is called geometric multiplicity. So geometric multiplicity of each lambda I. So if अगर हमारे पास हर लैम्डा I की जो algebraic multiplicity है इट इज इक्वल टू 1,
तो वी आर श्योर कि उसके करिस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर होगा। ठीक है, एक आइगन वेक्टर होगा हमेशा अगर उसकी जो वो है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1 है, यानी कि वो सिर्फ एक दफा आ रही है। What will happen if for some lambda I ni is larger than 1? ठीक है, ni is larger than 1, तो उसके करस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर्स होंगे? क्योंकि आपने सॉल्व तो उसी इक्वेशन को करना है ना, a माइनस लैम्डा आई इंटू आइडेंटिटी इंटू ई आई इक्वल टू 0। सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो यही है। तो इट हैपन्स कि उसके करस्पॉन्डिंग जी आई linearly independent eigenvectors होंगे। Gi is called geometric multiplicity of lambda, and Gi is always in the range from 1 to ni. It depends on A. ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसकी अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 3 है तो उसके करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर है। अगर ऐसा हो गया तो फिर हम आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन नहीं कर पाएंगे, उसके करस्पॉन्डिंग दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं, ऐसा हो गया फिर भी हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उसके करस्पॉन्डिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स 3 हो जाते हैं, देन वी विल बी एबल टू डू आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन। ओके, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, दिस जी आई इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। सो दिस इज अ वेरी एडवांस्ड कांसेप्ट इन लीनियर अलजेब्रा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि अगर किसी को शौक है तो इन चीज़ों के बारे में पढ़े। These are very widely used in control system by the way. तो अब क्या होगा, अब ये है कि अगर आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स कम है, मसलन n1 के केस में यहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास 3 है और लीनियरली g1 हमारे पास जो है वो 1 आ जाती है, तो हमारे पास we are lacking 2 आइगन वेक्टर्स इन दिस केस। सो व्हाट टू डू? ठीक है, तो फिर हम जो थ्योरी है लीनियर अलजेब्रा की, वी कॉल इट जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर थ्योरी। फिर हम न्यू टाइप्स ऑफ आइगन वेक्टर डिफाइन करते हैं, वी कॉल देम जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, और हम ऐसे डिफाइन करते हैं और ऐसे यूज करते हैं कि दे आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। वी आर नॉट गोइंग इन दैट मच डिटेल इन दिस कोर्स, वी विल बी फोकसिंग ओनली फॉर द केस जिसमें हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ any lambda I, it is equal to its algebraic multiplicity, and we are always able to do eigenvalue decomposition. ठीक है, so यहाँ पे इस डिस्कशन में कोई सवाल before we proceed? So answer to your question, Rabia, we can even then do something using generalized eigenvectors if identical lambda are there. Okay, so now let's explore this thing which we have obtained. So for any square matrix A, which is square n cross n matrix, we can always write A as S capital lambda S inverse. ठीक है, अब मैं इसको always क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि somehow we will always be able to find eigenvectors that we have to put as columns of matrix S corresponding to lambda present in capital lambda. ठीक है, यूजिंग आइदर सिंपल आइगन वेक्टर्स जैसे हमने ये फाइंड किए हैं और जनरलाइज्ड आइगन वेक्टर्स। ठीक है, हमने रैंक ऑफ ए को भी रीडिफाइन कर दिया। सो रैंक ऑफ ए इज बेसिकली नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज ऑफ दिस कैपिटल लैम्डा मैट्रिक्स व्हिच इज सिंपली number of non-zero eigenvalues of matrix A. Now let's define a theorem which we will state without any proof. So the theorem says, so this is very important, we will be using this theorem by default and so many things that we will encounter in our future classes. So theorem says if A
which is square matrix, is symmetric. What do we mean by symmetric matrices? Means A transpose is equal to A. ठीक है, और अगर A में complex entries हैं तो remember we say A Hermitian transpose is equal to A. तो हम complex entries का क्या करते हैं, conjugate भी लेते हैं transpose लेते हुए. That is for when A has complex entries, but at the moment we are dealing with real matrices. So if A is symmetric, means A transpose is equal to A, then the matrix S that we obtain from eigenvalue decomposition, the matrix S is unitary. Matrix S is unitary, which means that inverse of this matrix is equal to its transpose. ठीक है? Unitary matrices are those matrices whose inverse is equal to its transpose. These are very special matrices. So you do not, for symmetric matrices, if you do eigenvalue decomposition, their S matrix turns out to be unitary matrix. You do not even need to compute S inverse. Simply transpose it. And all of lambda I of A are real. No lambda I is complex. Okay, so these two are the facts that are exclusive for symmetric matrices. कब, जब आप उसकी eigenvalue decomposition करते हैं. So we will not do its proof, but its proof is available in many linear algebra, even that book that is listed as textbook, Todt-Moon book. If someone wants to see its proof, you can consult the book. So it means if A is symmetric, we can write A equal to S lambda S transpose. ठीक है? If and only if A is equal to A transpose. अब इसको नहीं भूलना आपने कि आइगन डिकम्पोजिशन जेनेरिक स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए क्या है, और जब आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिसेस आ जाएं तो सिमेट्रिक सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकते हैं. हम सिर्फ m इज इक्वल टू n वाला केस देख रहे हैं आज. तो फिर आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू s कैपिटल लैम्डा s इनवर्स की जगह उसका ट्रांसपोज आ जाएगा. ओके, सो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, लेट्स सी हु इज गोइंग टू आंसर. ये जो S मैट्रिक्स है यहाँ पे, इज इट यूनिक मैट्रिक्स फॉर गिवन A? जैसे हमने लास्ट एग्जांपल की. सो अगर हम लास्ट वाली एग्जांपल देखें, यहाँ पे गिवन A था मेरे पास 7 - 15 2 - 4. तो इसका जब हमने A निकाला तो A आ गया मेरे पास, सॉरी S आ गया 3152. ठीक है. सो इज दिस 3152 मैट्रिक्स यूनिक फॉर गिवन A? हाँ जी तलहा बताओ. सॉरी, so there are some issues with your voice. सर यूनिक होगा. Let's see some other answers. Anyone else? Maz, would it be unique? चलो आप अपना माइक म्यूट कर दें. नाजिश आप बताएं. सर सिंस आइगन वेक्टर्स जो हैं वो हम खुद से E1 जो हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा 3 1 हमने लिया, वो 1 और 1/3 भी हो सकता था, तो इससे S यूनिक नहीं होगा. बिल्कुल सही है. देखें, अगर आपके पास एक A है
ठीक है, तो अल्फा कोई भी रियल नंबर है, तो एस कभी भी यूनिक नहीं होगा, लेकिन एस के जो कॉलम्स हैं वो एक वेक्टर स्पेस की बेसिस हैं। वेक्टर स्पेस क्या है कि वो उसकी जो बेसिस हैं दे आर अलाइंड विद आइगन वेक्टर्स ऑफ ए। तो इसलिए आप कोई भी वेक्टर वहां से उठा लें, उसे आप एस बना लें, उसके करस्पॉन्डिंग एस ट्रांसपोज बन जाएगा। ठीक है, स्टिल जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट ए। सो एस इज नॉट यूनिक even here. So S is not unique because there are eigenvectors और eigenvectors जो है they are not unique for a matrix। हाँ जी, आफाक कोई सवाल है? नहीं सर, कंफ्यूजन थी, क्लियर हो। ओके, अब देखें, अब जरा इसकी आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन को थोड़ा मजीद डिटेल में देखते हैं। सो वी हैव A is equal to S capital lambda S inverse। ठीक है, इसको अगर मैं रीअरेंज करूं इक्वेशन को, तो आई कैन आल्सो राइट इट एज कैपिटल लैम्डा इक्वल टू एस इनवर्स इनटू ए इनटू एस। दीस आर इक्विवेलेंट। ये एक्सप्रेशन है या ये एक्सप्रेशन है, दे आर टोटली इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन। हाँ जी मोहसिन। सर आपकी आवाज कट ऑफ हो रही है। अच्छा, एक मिनट, आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर अब सही है। ओके, सो दीज टू आर इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस। सो ये एक, इसको आप एक और तरीके से भी देख सकते हैं इन दो एक्सप्रेशंस को, कि आपके पास गिवन ए था, यूजिंग एस यू हैव ऑब्टेन्ड कैपिटल लैम्डा, राइट। ए वाज एनी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, लेकिन जो कैपिटल लैम्डा है इट इज अ स्पेशल मैट्रिक्स व्हिच इज डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जो कैपिटल लैम्डा है इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी? कोई मुझे बता सकता है एक डायगोनल मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज क्या होती हैं? सर आई गेस वो वही वैल्यूज होंगे जो डायगोनल में है। एग्जैक्टली, ठीक है, तो लैम्डा के अंदर जो एंट्रीज पड़ी हैं दोज आर फॉर एग्जांपल लैम्डा 1 0 0 लैम्डा 2, तो इसकी अपनी आइगन वैल्यूज भी लैम्डा 1 और लैम्डा 2 ही हैं। so these type of matrices, so matrices having same set of eigenvalues, exactly same, having same lambda I are called similar matrices। ठीक है, सिमिलर मैट्रिसेस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए और जो कैपिटल लैम्डा है दे आर सिमिलर मैट्रिसेस, क्योंकि जो ए की आइगन वैल्यूज हैं और जो कैपिटल लैम्डा की आइगन वैल्यूज हैं वो सिमिलर मैट्रिसेस हैं। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि आप ए गिवन ए है और इसका एक सिमिलर मैट्रिक्स फाइंड करें, मींस एक ऐसा मैट्रिक्स फाइंड करें जो कि जिसकी सेम आइगन वैल्यूज हों जो कि ए की हैं, ठीक है, और वो डायगोनल भी हो, तो आपने सिंपली आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन करनी है, आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे, उससे आपने मैट्रिक्स एस बनाना है, एंड यूजिंग दिस एक्सप्रेशन यू कैन फाइंड दैट कैपिटल लैम्डा। ठीक है, now this concept of similar matrices can be extended to other matrices as well, means कि instead of using S we use P। so instead of using S and S inverse, अभी S और S inverse they are very specific matrices क्योंकि they are linked to A। कैसे कि A के जो आइगन वेक्टर्स हैं वो S के कॉलम्स हैं। so instead of using S and S inverse हम टोटली कोई डिफरेंट मैट्रिक्स यूज कर लेते हैं P। ठीक है, जिसका A से कोई लेना देना नहीं है। so P is again n क्रॉस n मैट्रिक्स, लेकिन शर्त ये है कि इट इज इन्वर्टिबल, P इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है,
तो मैं अगर इस तरह बनाऊंगा P इनवर्स into A into P, right? That will also give me another matrix lambda dash. इसको कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, lambda dash. तो जो lambda dash है, we can show that it is still similar to matrix A. It is still similar to matrix A means कि उन दोनों की आइगन वैल्यू सेम है. गाजी सॉरी आपका सवाल स्किप हो गया था. हाँ जी, वो यूनिक है क्योंकि एक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज यूनिक हैं, वो नहीं चेंज हो सकती. 2 को हम 2.2 नहीं कर सकते. ओके, सो यहाँ पे A और lambda dash they are also similar matrices. What is the difference between capital lambda and capital lambda dash? What will be the difference between capital lambda and capital lambda dash? किसी को नजर आ रहा है वो difference? What will be the difference between capital lambda? Capital lambda मैंने obtain किया है using a very special type of matrix S जिसमें A के आइगन वेक्टर्स पड़े हुए हैं. लेकिन जो कैपिटल लैम्डा डैश है वो मैंने कोई सा भी एक P मैट्रिक्स ले लिया है, सिर्फ शर्त ये है कि वो इन्वर्टिबल है. किसी को नजर आ रहा है? रबिया आप बताएंगी, थोड़ा थोड़ा सोचें. कैन यू सी एनी डिफरेंस और व्हाट कुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस? आई थिंक डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा. एग्जैक्टली, वेरी गुड. This will not be diagonal. This will never be diagonal. If it is diagonal, then P will be equal to S. ठीक है. So आप इसको MATLAB में करके देख लें, आप अपनी तरफ से एग्जांपल बना के देख लें. So this is something that you need to explore along the course of this course. कि आप जो चीज़ें हैं, आप MATLAB आप सबको आती है, जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा जाके मैट्रिक्स बनाए, उन चीज़ों को वेरीफाई करें और फिर देखें कि वो कैसे काम कर रही हैं. We cannot do all the proofs and everything in this class because we have to cover so much. ठीक है. सो दीज आर कॉल्ड सिमिलर मैट्रिसेस. और सिमिलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल उसी वक्त होगा जब आप एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे व्हेन P विल बी इक्वल टू S. ओके, सो दिस इज इट फॉर similarity transform. So this P basically is called similarity transformation. So this topic actually is called similarity transformation. Just give me a moment. मैं इसका जो folio है वो detach कर दूँ. Maybe we will be better with that. I think that is causing problem. Okay. Any question? All right. So now we have again eigenvalue decomposition. So we have to let's write it again. So A is equal to S capital lambda S inverse. ठीक है, ये कर लेंगे आप लोग या मुझे दोबारा समझाने की ज़रूरत है? इसमें सारा कुछ समझ आ गया है कि आइगन वेक्टर्स किधर पड़े हुए हैं, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों हैं, कब हैं. ठीक है. और अगर एसिमेट्रिक हो जाएगा तो S inverse will be equal to its transpose, that is a special type of matrix. We call them unitary matrices. So there is a lot of thing to know and to relate them with our discussion. Now let's see. हमारे पास हमने देखा था we have 4 fundamental spaces of A. So we said we have range space of A, we have null space of A, remember? Then we have range space of its adjoint, and then lastly we have null space of its adjoint. ठीक है. So
जैसे ही हम ए के ऊपर ये ऑपरेशन करते हैं, ए इज इक्वल टू एस लैम्डा एस इनवर्स, हैं इनकी बेसिस आ जाती हैं। कोई मुझे बताएगा कि इनकी बेसिस कहाँ पे पड़ी हुई हैं और हम कैसे वो इंफॉर्मेशन इन्फर कर सकते हैं? इसको ऐसे देखें, a इंटू s1 s2 sn इज इक्वल टू, सो as इज इक्वल टू s लैम्डा है ना, इज इक्वल टू s1 s2, सॉरी यहाँ पे मुझे e1 यूज करना चाहिए था, e1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू s1, वो मैं s के लिहाज से अब ये यूज कर रहा हूँ, sn, सो दीज आर आइगन वेक्टर्स, और जो लैम्डा है उसमें लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n। ठीक है, अब इसमें से ऐसा हो सकता है कि कुछ जो लैम्डा हैं वो जीरो हों यहाँ पे, तो लेट्स अरेंज देम इन अ वे कि लैम्डा 1 इज लार्जर देन इक्वल टू लैम्डा 2 इज लार्जर देन इक्वल टू लैम्डा n। ठीक है, सॉरी लैम्डा r। ठीक है, तो पहली जो r आइगन वैल्यूज हैं वो नॉन जीरो हैं, और फिर लैम्डा r प्लस 1 से लेके n तक दे आर जीरो। अगर a का रैंक r है, क्योंकि जितनी आपके पास जीरो नंबर ऑफ आइगन वैल्यू जीरो होंगी, ठीक है, उतना रैंक डेफिसिट होगा ए, तो n माइनस आर आइगन वैल्यूज जीरो होंगी आपके पास। अब मुझे बताएं कि ये जो 4 फंडामेंटल स्पेसेस हैं, इनकी बेसिस कहीं पे नजर आ रही है, किधर पड़ी हुई होंगी, या हम कैसे इन्फर कर सकते हैं? हाँ जी मोहसिन। सर एस वेक्टर के अंदर होंगे। ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ये एस है, एक एस है और एक उसका इनवर्स है। तो गुड, मैं उसको समझा देता हूँ सबके लिए, दो मैं समझा देता हूँ, दो के ऊपर आप खुद से गौर कीजिएगा। ये देखें, व्हेन आई से ए ई आई इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ई आई, सॉरी लैम्डा आई टाइम्स ई आई। ठीक है, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, गौर से समझिएगा। तो मैं ए ई वन करता हूँ, लैम्डा 1 इंटू ई वन हो गया, ए ई टू करता हूँ, लैम्डा 1 लैम्डा 2 इंटू ई टू हो गया, सपोज ए इज 3 क्रॉस 3 एंड सपोज लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0। तो जब मैं करूंगा ए ई 3 तो क्या आएगा, व्हाट विल आई गेट? ए ई 3 विल बी इक्वल टू ऑफ कोर्स 0 बिकॉज लैम्डा 3 इज 0। ठीक है, सो लैम्डा 1 is not equal to 0, lambda 2 is not equal to 0, means कि जो a का रैंक है that is equal to 2। ठीक है, अब देखें, अब अगर आप गौर से देखें तो आपके पास जो वेक्टर्स हैं वो तीन हैं, e1 e2 e3, और फिर आपके पास कुछ और भी वेक्टर्स हैं, लैम्डा 1 e1, और फिर है आपके पास लैम्डा 1 e2। मैंने डिवाइड कर दी, अब कौन सा वेक्टर किस स्पेस में है, using our knowledge of ax is equal to y। नहीं मुझसे ना, आप नहीं, let me ask from someone else। अफाक बताओ। E1 E2 रेंज स्पेस ओके हो जाएगा, E3 नल E1 स्पेस। हौसला 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 हौसला, ये किधर होंगे E1 E2? रेंज स्पेस ऑफ A। आर यू श्योर? दोबारा देखो।
E3 किधर होगा? null space of A. जी ये तो क्लियर है, E3 नल स्पेस ऑफ ए में है। ठीक है, सिंस जो है अगर एक और होता वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो आपको बेसिस दे रहा है। अब इनमें से एक रेंज स्पेस में है, कौन सा है? ये देखो, ax इज इक्वल टू y में से y किधर होता है और x किधर होता है? ठीक है, जो lambda e vector है that will be in range space of A, और जो बाकी e vectors हैं range space of A जो। गुड। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। चूंकि E1 और E2 और लैम्डा 1 टाइम्स E1 और लैम्डा 1 टाइम्स E2 दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो आप जो है वो उनको एज अ बेसिस ट्रीट कर सकते हैं फॉर दोज टू स्पेसेस। ओके, सो दिस वन, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाली चीज़, so this is actually true for some special case, but try to interpret range space of A adjoint and null space of A adjoint from this equation जो कि यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, क्योंकि आपको थोड़ा ट्रांसपोज से आके देखना पड़ेगा। तो that was just for कि मैं उसको चीजें समझाने लगा था। This is true, this is true, this is only true for some cases. Okay, so we can get the knowledge of four fundamental spaces from eigenvalue decomposition. जैसे ही आप eigenvectors निकालते हैं matrix के, using those eigenvectors आप उसकी basis define कर सकते हैं अपनी four fundamental spaces की। That is actually a huge thing that comes out of this eigenvalue decomposition analysis. Okay, so now we have something very elementary to discuss. I hope some of you may already know, but since we will be using that in PCA, so we have to understand that now, but we will not be doing PCA. We will be doing PCA after 3-4 weeks. मैं इस चीज पे बाद में भी आऊंगा, लेकिन अभी हमने जो है वो समझना भी है, क्योंकि that is linked to eigenvalue decomposition. So अगर मेरे इंटरनेट के साथ कोई इशू हो तो प्लीज टेल मी, आई हैव टू restart my router and then reconnect it. That is the solution that I have found. Okay, then we have what we call quadratic form of a matrix, of a square matrix A n cross n. ठीक है, so quadratic form of a matrix is defined as x transpose into ax. ठीक है, तो x यहाँ पे x ट्रांसपोज 1 क्रॉस n है, a जो है वो n क्रॉस n है, और जो x है दैट इज n क्रॉस 1। इसका साइज क्या होगा रिजल्टेंट का? आसिफ बताओ बेटा, ये तीन चीजें मल्टीप्लाई होंगी तो क्या मिलेगा आपको, उसका साइज क्या होगा? 1 क्रॉस 1। जी 1 क्रॉस 1, गुड। सो यू हैव 1 क्रॉस 1 अ स्केलर। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो a है, समथिंग लाइक दिस ABCD, ठीक है, तो आप x ले लें, x इक्वल टू x1 x2, so this will become equal to, for this particular thing you will get ax1 square plus cx2 square plus 2b, सॉरी यहाँ पे मुझे लेट्स टेक इट 2b नहीं, इसको b ले लेते हैं यहाँ पे, देन वी आर ओके। चलो, टू बी इंटू एक्स। अब मैंने उसका एक स्पेशल केस ले लिया है x1 x2, ये आ जाएगा।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ए को अज्यूम किया है कि ए इज सिमेट्रिक आल्सो। कि वो उसकी जो क्रॉस डायगोनल एंट्रीज हैं दे आर सेम। अब ये देखें एक्स ट्रांसपोज ए एक्स, ये हमारे पास एक फंक्शन है जो कि इनपुट ले रहा है एक मैट्रिक्स और हमें रिटर्न कर रहा है एक स्केलर। इस तरह के फंक्शन बार बार आएंगे। सो दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम आर स्पेस n क्रॉस n टू आर स्पेस 1 क्रॉस 1। इनपुट मैट्रिक्स ले रहा है और आपको रिटर्न एक स्केलर कर रहा है एक्स ट्रांसपोज ए एक्स। अगर आप इसको ए में फंक्शन देख रहे हैं, इसको मैं एक्स में भी फंक्शन देख सकता हूँ कि दिस इज एफ इन एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, तो उसको बाज लोग ऐसे लिखते हैं, बाज लोग ए जो है वो यहाँ पे लगा देते हैं। सो दैट विल बिकम इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए एक्स। ठीक है, नाउ दिस इज अ फंक्शन विच इज टेकिंग अ वेक्टर n क्रॉस 1 और फिर मुझे रिटर्न कर रहा है एक स्केलर 1 क्रॉस 1। ठीक है, तो यहाँ पे इस सारी डिस्कशन में हमारे पास जो ए है वो सिमेट्रिक है। हम अपनी डिस्कशन को फोकस कर रहे हैं सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिसेस के ऊपर। पर्पस क्या है वो जब हम पढ़ लेंगे फिर आपको आइडिया होगा एंड पे कि व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस। ओके, तो इफ आई राइट एफ ऑफ एफ ए ऑफ एक्स equal to x transpose ax, then I know that this is equal to k, some scalar 1 cross 1। और इसकी जो इक्वेशन है फॉर 2 डायमेंशंस वो ये है। मेरे पास 2 डायमेंशन है तो ये इसकी इक्वेशन है। 3 डायमेंशंस होंगे, यू कैन आल्सो विजुलाइज इट। तो इसको लेट्स कीप आवर डिस्कशन फॉर द मोमेंट टू 2 डायमेंशंस। तो डायमेंशंस यहाँ पे क्या है, डायमेंशन एक मेरे पास x1 है, एक x2 है, ये 2 डायमेंशन है। और उस डायमेंशन में ये मेरे पास एक कोन है, कोनिक सेक्शन। कौन सी कोन है ये, व्हाट डू वी कॉल इट, किसकी इक्वेशन है, 3 तरह की पढ़ी होंगी आपने। कम ऑन, अब्दुल्ला बताओ। अब्दुल्ला हमारे साथ नहीं है। एनीवन एल्स, ये किस चीज की इक्वेशन है, स्क्वायर तो नहीं है डेफिनेटली। शैला आप बताएं। एलिप्स की है। एग्जैक्टली, तो हाथ खड़ा करो यार। आपने आप लोगों को आंसर आता होता है, मैं जो है उसको रिलेट करता रहता हूँ, 2 मिनट हमारे ज़ाया हो जाते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज इलिप्स की इक्वेशन है। तो दिस इज इलिप्सॉइड इन 2 डायमेंशंस। और अगर आप इसको विजुलाइज करेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इस तरह की कोई चीज होगी। इट विल नॉट बी अलाइंड विद x1 एंड x2। ठीक है, तो इसका एक अल्टरनेट है कि अगर मैं ये जो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म है, ये वाली चीज, दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स x1 इंटू x2। ठीक है, अगर मैं इस क्रॉस प्रोडक्ट टर्म को जीरो कर दूं, इस क्रॉस प्रोडक्ट टर्म को जीरो कर दूं, तो फिर मेरे पास जो इलिप्स होगी दैट विल बी एग्जैक्टली अलाइंड विद x1 एंड x2 डिपेंडिंग ऑन के वो a बड़ा है या c बड़ा है। वो एक इलिप्स होगी जिसका सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस x1 और x2 के साथ अलाइंड होंगे। दिस इज व्हेन क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स आर जीरो। दिस इज व्हेन क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स आर नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखें, अगर मेरे पास कोई डेटा आता है जो कि 2 डायमेंशनल है। ठीक है, एक डायमेंशन उसका x1 है, वी कॉल इट फीचर। दूसरा डायमेंशन उसका x2 है, वी कॉल इट सेकंड फीचर। और वो डेटा मेरे पास इस x1 और x2 में इस तरीके से आता है कि इट फॉर्म्स एन इलिप्स समथिंग लाइक दिस।
ठीक है, so you can always bound it using an ellipse, something like this. So this data we call, this is data has some type of correlation in between x1 and x2. correlation कैसे कि this line, इस line के साथ जो है अगर आप चलें तो given x1 you can infer something about x2. Ideally we want कि हमारे पास ये जो data है this should be on a circle. तो उस पे करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी जो कोन है उसको अलाइन करना पड़ेगा, अपने डेटा को अलाइन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड x2, ठीक है, एंड देन यूजिंग वाइटनिंग वी कैन ऑलवेज ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्क्वायर. डायरेक्टली भी कर सकते हैं बट इट इज जस्ट अ वे टू लुक दिस ऑपरेशन इन 2 स्टेप्स. तो जब मेरे पास इस तरह आ जाएगा x1 और x2 तो इसमें बहुत सारी जो रिडंडेंसी होगी, जो x1 की चीजें x2 पे डिपेंड कर रही थी वो निकल जाएंगी ऑटोमेटिकली. वी कॉल इट वाइटनिंग ऑफ डेटा. बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब आप प्री प्रोसेसिंग करते हैं डेटा के ऊपर, ताकि जो कोरिलेशन है, अभी हम सिर्फ 2 डायमेंशन में देख रहे हैं, अगर डायमेंशंस बढ़ जाएंगे तो फिर इसकी जो वो है क्या कहते हैं एसेंस है वो और ज़्यादा हो जाती है. So this operation can be performed using eigenvalue decomposition of your data matrix. ठीक है, ये इसकी पोटेंशियल एप्लीकेशन है. अभी हम सिर्फ ये देखने लगे हैं कि given these cross product terms how can we change our axis to get something like this. So now suppose I have quadratic form in this form x transpose ax which is a scalar. We know, अभी हम इसको समझ के आए हैं. और we have also seen कि in general अगर मैं इस surface को देखूं, so this will be x1, x2, this will be an ellipsoid like this surface. अगर आप इसकी इक्वेशन को ओपन करें, अब मैं क्या करता हूं, अब सपोज कि मैं इसको पकड़ता हूं, ठीक है, और इसको मैं चेंज कर देता हूं सच दैट कि x को मैं y में कर देता हूं, a को मैं एक ऐसे मैट्रिक्स में कर देता हूं जो कि डायगोनल है, ठीक है, और यहाँ पे y ट्रांसपोज आ जाता है, y ट्रांसपोज दिस मैट्रिक्स इनटू y, ठीक है. तो लेट्स सपोज दिस इज k1, दिस इज इक्वल टू k, सॉरी नहीं ये नहीं चेंज होगा, ये k1 है तो ये भी k1 रहेगा, वो नहीं चेंज होना चाहिए. ठीक है, अगर मैं ऐसा कर दूं और इसके ऊपर मैं शर्त लगा दूं कि दिस इज डायगोनल, तो फिर देखिए फिर क्या होगा. दिस इज y1, दिस इज y2, दिस इज lambda 1 0 0 lambda 2, then you have y1 y2. इसको जब आप ओपन करेंगे there will be no cross product terms, there will be no cross product terms, और आपकी जो ellipsoid है that will be completely aligned with y1 and y2, oriented होगी along y1 and y2. Now the question is, how do we convert this quadratic form which is being viewed in a coordinate frame of x1 and x2 with respect to matrix A into a new quadratic form which must be viewed in a new coordinate frame y1 and y2 with respect to a diagonal matrix. ठीक है, तो eigenvalue decomposition of our matrix A provides us that possibility. कैसे? So let's see. So since our A is symmetric, since our A is symmetric, we know that whenever I will do its eigenvalue decomposition, I will get S capital lambda into S transpose. S matrix will be unitary matrix. अभी हम थ्योरम देख के आए हैं, ठीक है. और lambda को अगर आप A की टर्म में लिखेंगे, so lambda in terms of A will be S transpose into A into Q. तो पहले स्टेप में, सो स्टेप 1 आपने ये करना है. सो स्टेप 1 में do eigenvalue decomposition of A.
So do eigenvalue decomposition of A, you will get S capital lambda S transpose. ये step 1 है, ठीक है, हमने Y और कैपिटल लैम्डा ऑब्टेन करना है. स्टेप 2 में change your axis from X to Y using relationship X equal to S times Y. S आपके पास given है, X is equal to S times Y, तो Y equal to S transpose टाइम X हो जाएगा, क्योंकि उसका ट्रांसपोज उसका इन्वर्स है. आपके पास क्या हो जाएगा स्टेप 2. तो जो आपके पास एक फंक्शन था f with respect to A in X that was equal to X transpose AX, तो वो फंक्शन अब क्या हो जाएगा? सो वो फंक्शन अब आपका हो जाएगा, सो लेट्स पुट द वैल्यूज हियर. सो x है हमारे पास sy, तो ये बन जाएगा sy होल ट्रांसपोज, ठीक है, इसको a ही रखते हैं, और जो x है उसकी जगह हम दोबारा यूज कर लेते हैं sy. So this will become equal to, so A B whole transpose is equal to B transpose A transpose. So you will get Y transpose S transpose A S into Y. So now your coordinate is changed into F, अभी भी A में है, into Y. अगले step में you immediately recognize this thing, which is equal to our capital lambda. So this becomes F with respect to capital lambda in coordinate Y. So this is Y transpose into capital lambda Y. So now these two, they are exactly equal. आप जो है इस फंक्शन को यूज करें या इस फंक्शन को यूज करें, there is absolutely no difference between these two. Simple आपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया, what we say from X to Y using what S मैट्रिक्स, और S में क्या है A के आइगन वेक्टर्स, ठीक है. सो यूजिंग, तो आपके पास जो ओरिजिनल एक्सेस था वो ये था x1 सॉरी x2 x1, ठीक है, और इसमें जो आपके पास x ट्रांसपोज ax था, इट हैज क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स. उस क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स की वजह से हमारी जो इलिप्सॉइड थी that was not aligned with x1 and x2. So what we did a transformation, we passed it through a transformation. The transformation is given by x is equal to s times y. S कहाँ से आया? A की आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन से. We obtained a new thing, that is y transpose capital lambda y, and we have no cross product terms if we visualize same surface in new coordinate axes y1 and y2. ठीक है, अब इसको इकट्ठा देखें एक ही फिगर के ऊपर. एक ही फिगर के ऊपर जब हम इसको देखेंगे, so we have, so let's use a different color. So we have x1 and x2 हमारे जो ओरिजिनल एक्सेस थे. So in ओरिजिनल एक्सेस के ऊपर अगर मेरे पास जो इलिप्सॉइड थी, it was like this. ये दोनों साइडों पे एक जितनी होगी, सॉरी वो थोड़ी सी ऊपर चली गई है. तो न्यू एक्सेस दैट वी हैव डिफाइंड कहाँ पे होंगे? लेट मी आस्क y1 और y2 किधर होंगे? इफ वी आर श्योर के y1 और y2 में कोई क्रॉस प्रोडक्ट टर्म नहीं है, तो इसी फिगर में y1 और y2 कहाँ पे होंगे? इट इज वेरी इंट्यूटिव, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली आपने दिमाग यूज करना है यहाँ पे. लेट मी आस्क, जी नाजिश बताओ बेटा. Against major and minor axis of the ellipse.
बेस्ट हो गया। y1 यहाँ पे होगा, ठीक है, और y2 यहाँ पे होगा। That is what S matrix has done to your x1 and x2 coordinate frame। ठीक है, तो आप चीज वो उधर ही पड़ी हुई है, वो कहीं भी नहीं गई, वो इलिप्स उधर ही पड़ी हुई है। आप पहले उसको x1 और x2 में देख रहे थे, अब आप उसको कहाँ देख रहे हैं? अब आप उसको y1 और y2 में देख रहे हैं। ठीक है, आपने सिंपल जो है वो अपना कोऑर्डिनेट फ्रेम चेंज कर लिया है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, यू कैन ऑलवेज डू द थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू इन रियल वर्ल्ड। ओके, अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है बिफोर वी कंक्लूड फॉर टुडे। How are these y1 and y2 related with eigenvectors of A? Or is there any relationship between y1 and y2 and eigenvectors of A? दो ही आइगन वेक्टर होंगे, ए के E1 और E2 होंगे, वो किधर होंगे इस पूरी इक्वेशन में? Not so simple, you have to think. तो अगर लीनियर अलजेब्रा आप लोगों को लगता था कि आसान है, तो नो, इट इज नॉट सो सिंपल। ये भी हम वो चीजें पढ़ रहे हैं जो आपको अंडर ग्रेड में पता होनी चाहिए थी। हाँ जी मोहसिन। सर ये along the axis हो गया y1 and y2। Yes, exactly. So y1 and y2 will actually be aligned across your eigenvectors. So E1 इधर होगा और जो E2 है वो इधर होगा। ठीक है, किसको समझ नहीं आया? अब तो हाथ खड़े होने चाहिए, नहीं तो मैं पूछूंगा फिर। गुड टू चले चले बस, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी कि हमारे पास जो ए था वो क्या था। मे बी वी कैन स्टॉप हेयर, क्योंकि हम जो है वो 5 मिनट ऊपर चले गए हैं अपने अलाइन टाइम वो टाइम से। तो मैं इसी पॉइंट से एग्जैक्टली शुरू करूंगा। थिंक अबाउट इट के आइगन वेक्टर्स, हाउ आर दे अलाइंड विद y1 एंड y2। ठीक है, इसके बारे में सोचें। हम अपनी डिस्कशन यहीं से शुरू करेंगे। डेफिनेटनेस ऑफ ए मैट्रिक्स डिफाइन करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम एसवीडी पे जाएंगे एंड देन वी विल गो बैक टू आवर वो जो मिनिमाइजेशन और थोड़ी ऑप्टिमाइजेशन की चीजें देखनी है। ठीक है, सो एनी क्वेश्चन? ये वाला पॉइंट हम दोबारा आएंगे इसी पे ऑन मंडे। कोई सवाल यहाँ पे? एनीथिंग एल्स? अच्छा, इस वीक में जो आपके क्विजेस चेक हुए हैं, मैं खुद उनकी कंटेस्टेशन जो है वो रख रहा हूँ। यू आर वेलकम टू कम टू माई ऑफिस आवर्स। वैसे तो अभी तक कोई नहीं आया, मैं 2-3 हफ्ते से ऑफिस आवर्स अरेंज कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने अपना क्विज जो है वो कंटेस्ट करना है, मार्क्स अपलोडेड हैं ज़मील पे, तो आप लोग कल भी आ सकते हैं फ्रॉम 11 to 12 और फिर सैटरडे को भी आ सकते हैं